हमेशा धैर्य रखिए, हमेशा धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से भी गुजरना पड़ेगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वह है जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक रीजनिंग टेस्ट पेपर 41वां नंबर। आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है कि नीचे दिए गए प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर 2 पद तथा दाईं ओर 1 पद एवं एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। आपको ज्ञात करना है कि निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है कि दाईं ओर पद से वही संबंध है जो कि बाईं ओर के दोनों पदों से हैं। तो 16 है और 16 के बाद यहाँ पर 26 लिखा हुआ है और आगे 36 है और 36 के बाद क्वेश्चन मार्क लगा है। तो 16 का मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 4 का स्क्वायर है और यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और आगे 5 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 26। नेक्स्ट नंबर है 36 के बाद अगर हम आगे करते हैं तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे हम 7 का स्क्वायर करके प्लस 1 कर देंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा, डॉली की ऊंचाई चंद्रा और फराह से ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि डॉली की जो ऊंचाई होगी है ना, वो जो है किससे ज़्यादा है, वह जो है चंद्रा और फराह से ज़्यादा है। ठीक है, किससे है, फराह से ज़्यादा है। अब आनंद की ऊंचाई फराह से कम है, आनंद की ऊंचाई फराह से कम है तो इसका मतलब फराह के बाद यहाँ पर हो जाएंगे आनंद। ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगे आनंद हो जाएंगे। ठीक है, अब आनंद की ऊंचाई जो है फराह से कम है। अब कह रहा है कि चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है। देखिए, चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चंद्रा और फराह आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं पोजीशन, ये भी बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे है कि डॉली की ऊंचाई भरत से कम है। जो डॉली है उसकी ऊंचाई भरत से कम है तो डॉली की ऊंचाई जो हो जाएगी वो भरत से कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे भरत। कौन आ जाएंगे, भरत। भरत से क्या है, डॉली की ऊंचाई कम है। ठीक है, यदि चंद्रा की ऊंचाई फराह की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, 6 सेंटीमीटर अधिक है मतलब ये चेंज नहीं करेंगे, चंद्रा यहीं पर बैठेगी। अब चूंकि चंद्रा जो है 6 सेंटीमीटर फराह से ज़्यादा है, अधिक है, तो चंद्रा यहाँ होगी, फराह यहाँ होंगे। तो कह रहा है कि इनमें से कौन तीसरा सबसे ऊंचा व्यक्ति है। तो पहला ऊंचा व्यक्ति भरत, दूसरा डॉली, तीसरा चंद्रा। ऑप्शन नंबर सी हो जाए यहाँ पे कि चंद्रा जो है तीसरा सबसे ऊंचा व्यक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर तीसरा नंबर कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। अब श्रृंखला पूरा करने के लिए ऐसे सवालों में सबसे पहले हमें सभी को गिन लेना है। ठीक है, सबको गिनेंगे, ए जेड बी, है ना, जैसे यहाँ पर दिया हुआ सभी लेटर को। अच्छा, जो लेटर दिया वो भी और जो खाली जगह बचा हुआ है उसको भी, सबको गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल हो गए 15। अब 15 हैं तो हमें क्या करना है, इनको ऐसे फैक्टर में तोड़ना है। क्या करना है, फैक्टर में तोड़ना है। तो 3 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे तो भी 15 होगा और 5 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो भी 15 होगा। तो मतलब 3 लेटर के ग्रुप बनेंगे 5 और 5 लेटर के ग्रुप बनेंगे 3। तो हम सबसे पहले 3 का बनाते हैं, अगर नहीं बनेगा तो हम 5 का बना लेंगे। तो 1 2 3 लेटर यहाँ पे हो गए, 3 का ग्रुप बना दिया। फिर 1 2 3 का ग्रुप यहाँ बना दिया, 1 2 3 का ग्रुप यहाँ बन जाएगा, 1 2 3 का ग्रुप यहाँ बन जाएगा। तो 3 का ग्रुप हमने बनाया। ए जेड और बी है तो यहाँ जेड से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ए है, तो इसका मतलब यहाँ पे जेड बी और ए हो जाएगा, जिसको साइक्लिक मेथड बोलते हैं, सर्कल वाइज घूम रहा है। तो यहाँ पे जेड के बाद बी आएगा, जेड बी ए हो जाएगा। इसका यहाँ देखिए बी ए और जेड है तो बी ए और यहाँ पे जेड हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे ए जेड और बी, तो देखिए ए जेड और बी है। फिर आगे चलेंगे तो जेड बी और ए बनेगा, तो यहाँ पे जेड बी और ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने फिल किया है बी और फिर ट्रिपल जेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि हमारा 3rd नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तीसरा नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है चौथा नंबर कि नीचे दिए गए कथनों को सही मानते हुए तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा या से तार्किक आधार पर सही है। तो कथन यहाँ पर दिया हुआ है और कथन का हमें डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, कथन का हमें क्या करना होता है, डायग्राम बनाना होता है। तो कथन जो है सभी कह रहा है कि सभी मेज कुर्सियाँ हैं। ठीक है, सभी मेज जो हैं वो क्या है, कुर्सियाँ। तो सभी मेज जो हो जाएंगे वो कुर्सी हो जाएंगे,
सभी मेज कुर्सियाँ हो गई। कुर्सियाँ पर्दे नहीं हैं, अब कुर्सियाँ यहाँ हैं और यहाँ पर हो जाएंगे कुर्सियाँ पर्दे नहीं हैं, तो मतलब कुर्सी और पर्दे के बीच में नो का कनेक्शन हो जाएगा। मेज पर्दे नहीं है, मेज पर्दे नहीं है तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मेज जो है वह पर्दे नहीं है, तो यहाँ पे जो हमारा वो पहला निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा कि मेज जो है पर्दे नहीं है, क्योंकि कुर्सी का रिलेशन पर्दे के साथ नहीं है, तो मेज के साथ भी नहीं होगा, क्योंकि मेज जो है कुर्सियों के अंदर है। निष्कर्ष दूसरा है कि सभी कुर्सियां मेज हैं, सभी कुर्सियां मेज है, ये तो दूसरा कंक्लूजन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी कुर्सियां मेज नहीं हो सकते, क्योंकि कुर्सियों के अंदर ऑलरेडी मेज बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन फॉलो करेगा वो केवल पहला होगा। निष्कर्ष यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा कि केवल फर्स्ट सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ें। तो प्रारंभ से ही शिक्षा और शिक्षा के महत्व को मान्यता दी गई है। किसी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यह अध्ययन, ज्ञान और कौशल को बढ़ाता है। किसी भी अन्य लक्ष्य की तुलना में शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि यही वो मुख्य तत्व हैं जिससे जीवन को आकार मिलता है। शिक्षा के बहुत फ़ायदे हैं। शिक्षा एक बहुत अच्छा साधन है जो सभी को उनके जीवन में लाभान्वित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा के लाभों में से एक नहीं है? तो प्रश्न यहाँ पर जो दिया हुआ है, उत्तर दो जो हमें देना है कि शिक्षा व्यक्ति को समाज में सशक्त बनाने में सक्षम बनाती है। तो बिल्कुल ठीक है, तो हमें यहाँ बताना कि शिक्षा के लाभों में से एक नहीं है, ठीक है ना, यहाँ नहीं सब लगा हुआ है। तो शिक्षा का ये लाभ होता है कि शिक्षा व्यक्ति को समाज में सशक्त बनाने में सक्षम बनाती है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। यह कोई शिक्षा का लाभ तो नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे बी हमें लग रहा है कि बी सही होगा, बाकी हम अभी और विकल्प को चेक कर लेते हैं। तीसरा है कि यह समाज के सभी लोगों में समानता की भावना लाता है, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये इसका शिक्षा का लाभ तो मिलता ही है। चौथा है कि यह लोगों को मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से सशक्त बनाता है, तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो विकल्प हमारा जो होगा वो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, यह जो है कोई शिक्षा का लाभ नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी जो है फॉलो करेगा। क्वेश्चन अगला है कि निर्देश जो दिए गए हैं कि चिन्ह के बाईं ओर दिए गए पहले दो चित्रों में से एक विशेष संबंध है। यही संबंध चिन्ह के दाईं ओर प्रदर्शित दूसरे चित्र युग्म में भी कायम है, जिसमें एक चित्र गायब है। इनमें से कौन सा चित्र इस चित्र युग्म पर सही बैठता है? तो हमें देखिए यहाँ पे क्या करना है चित्र को, कि अगर हम 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं, वो भी वामावर्त दिशा में। किस दिशा में? वामावर्त दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखिए जो तीर बना हुआ है ये उल्टा हो गया, तीर जो है वो ऐसे हो गया, और ये जो पोजीशन है हमारे पे यहाँ पे जो अर्धवृत्ताकार बना हुआ है ये राउंड शेप में, यह क्या हुआ है कि बाहर की तरफ निकल गया है, ठीक है। ये दोनों अपनी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी जब हम चेंज करेंगे तो ये अर्धवृत्त जो बना है ये अगर अंदर की तरफ गया तो इसका मतलब ये बाहर की तरफ हो गया, यानी कि ये बाहर चला जाएगा। तो यानी कि जब इसको हम रोटेट करेंगे तो इसका तो पहले तो जो चित्र बनेगा वो ध्यान रखिएगा, वो इस तरह से चित्र बन जाएगा। कैसे बनेगा? इस प्रकार से चित्र बनेगा, ठीक है। जो कि इस प्रकार से अगर चित्र बनेगा तो ये पहला कैंसिल, दूसरा भी कैंसिल, तीसरा भी कैंसिल, सिर्फ चौथा ही बचता है जो इस प्रकार से चित्र दिखाई दे रहा है। तो डी नंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बी ए का पुत्र है, जो बी है वो ए का पुत्र है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जिसका सी से विवाह हुआ है, जिसका सी से विवाह हुआ है, तो यहाँ पे जिसका मतलब हो जाएगा, यहाँ पे बी की ही बात हो रही है। बी ए का पुत्र है जिसका सी से विवाह हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो सी है, ठीक है, वह बी की क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। तो सी और बी क्या हो गए? पत्नी हो गए। अब कह रहे हैं जबकि डी का विवाह ई से हुआ था, जबकि जो डी है उसका विवाह जो है ई से हुआ है, ठीक है। तो डी का विवाह ई से हुआ था, तो अभी ये और ये परिवार अलग है, तो इनका कोई लिंक नहीं है। आगे शर्त है कि यदि ई जो है बी का भाई है, ई किसका भाई है? ई जो है बी का भाई है। इसका मतलब अगर ई जो है बी का भाई है तो डी इनकी क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएंगी। तो ये लोग हो जाएंगे हस्बैंड वाइफ, ठीक है। और ये दोनों लोग अगर भाई हैं तो ये इनकी भाभी होंगी और ये इनकी भाभी हो जाएंगी, यानी कि देवर या भाभी का रिलेशन बनेगा। तो कह रहा है कि तो डी का ए से क्या संबंध होगा? डी का ए से संबंध पूछा जा रहा है, तो जो डी है वो एक, चूंकि ए का पुत्र भी है और बी का भाई ई है, तो इसका भी पिता होंगे या माता होंगी, ई का भी, और ये इनका भी ये क्या होगा? बेटा ही होगा। तो इनका मतलब ये बहू का रिश्ता बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, बहू का रिलेशन बनेगा। क्वेश्चन अगला नंबर हमारा है, यहाँ दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रस्तुत धारणाओं में कौन कथन में निहित है। अब कथन है कि सामाजिक विषय, करंट अफेयर की कुशल तैयारी के लिए रोजाना अखबार के नोट्स बनाने चाहिए। अब धारणाएं दी गई हैं कि समाचार पत्रों के बिना
समाचार पत्रों के बिना, ये ध्यान रखिएगा, समाचार पत्रों के बिना सामयिक विषय करंट अफेयर की तैयारी कुशलता के साथ नहीं की जा सकती। तो ये जरूरी थोड़ी है कि अगर हम समाचार पत्रों के बिना क्या हमारा करंट अफेयर तैयार नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। रोजाना करंट अफेयर के नोट्स बनाने से अच्छी तरह से तैयारी में मदद मिलती है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, ऑप्शन जो है सी यहाँ पे जो यहाँ पे दूसरा होगा वो फॉलो करेगा, यानी कि जो ऑप्शन होगा वो हमारा बी हो जाएगा, यानी कि सिर्फ धारणा सेकंड कथन के में निहित है, तो विकल्प यहाँ पे बी हमारा परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला नंबर हमारा है 9 नंबर कि संतोष अपनी पत्नी पूजा से 5 वर्ष बड़ा है। तो मान लीजिए ये संतोष जी हैं और इनकी पत्नी जो है, इनकी पत्नी कौन है, ये पूजा है। तो पूजा जो है संतोष अपनी पत्नी पूजा से 5 साल बड़े हैं, तो पत्नी की उम्र अगर x वर्ष हो जाती है तो संतोष जी की उम्र जो होगी वो x + 5 होगी, मतलब 5 साल बड़े हो जाएंगे। इस समय पूजा की आयु अपनी पुत्री संगीता, अब इनकी पुत्री जो है वो है कौन है, संगीता है। तो संगीता जो है अपनी पुत्री संगीता से 3 गुना है, मतलब इनकी 3 गुना है। तो अगर यहाँ पर जो भी संगीता की आयु होगी उनका 3 गुना उनकी पत्नी की, मतलब इनकी माता की आयु होगी पूजा की। तो संगीता की आयु इस समय 10 वर्ष है। अब संगीता की आयु दे रखा है कि 10 वर्ष है, अगर ये 10 वर्ष हैं तो इनका 3 गुना कौन है, पूजा है। कितने गुना, 3 गुना। तो 10 तियां कितना हो जाएगा, 30, यानी कि 30 वर्ष की पूजा है 3 गुना अपनी बेटी संगीता से। जब संगीता का जन्म हुआ था, अब ध्यान रखिएगा, संगीता का जब जन्म हुआ था मतलब ये 10 साल पहले इनका जन्म हुआ था। आज 10 साल की हैं तो 10 साल पहले इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो संगीता का जन्म जब हुआ था तो उस समय संतोष की आयु क्या थी, संतोष की, अब ध्यान रखिए, अगर पूजा की उम्र इस समय 30 साल है तो संतोष जी 5 साल बड़े हैं, तो 30 और 5 कितना हो जाएगा, 35 साल। संतोष की इस समय 35 साल आयु है, पूजा की इस समय 30 साल है और संगीता की इस समय 10 साल है। तो 10 साल पहले संगीता पैदा हुई थी, तो इसका मतलब संतोष की आयु 35 है, तो 10 साल पहले कितने साल के हो जाएंगे, 25 वर्ष के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10 साल घटा देंगे पीछे। ठीक है, तो ये 25 वर्ष के कौन थे, संतोष की आयु क्या थी, 25 साल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला नंबर हमारा है कि कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे 2 का गुणा 3 है और बराबर यहाँ पे कितना है, 49। फिर 3 का गुणा यहाँ पे 4 है और बराबर यहाँ लिखा है 916, और यहाँ पे 9 का गुणा 7 है और बराबर यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, तो ये मिलाकर कितने हो गए, 49। ये देखिए 49 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दिया और 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ पे 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो 916 यहाँ पे लिखा गया, देखिए यहाँ पे 916 आ गया। तो उसी तरह से यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, यानी कि 81 और 49 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन हमारा अगला है नेक्स्ट नंबर कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो त्रिभुज की संख्या यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो त्रिभुज होंगे उसमें जो टोटल त्रिभुज बनेंगे वो बनेंगे 3। कितने बनेंगे, 3। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये छोटे वाले त्रिभुज में भी कितने बन जाएंगे, टोटल यहाँ पर भी बनेंगे 3। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस छोटे वाले त्रिभुज में भी कितने बन जाएंगे, यहाँ पर भी बनेंगे 3। तो 3, 3, 6 और 3, 9 ट्रायंगल अभी तक बन चुका। अब ये जो बीच का त्रिभुज है ना, इसमें जो टोटल बनेंगे वो एक छोटा वाला, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक बनेगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा दूसरा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरा बनेगा, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक चौथा बनेगा, और एक सबको मिलाकर के एक सबसे बड़ा बन जाएगा, वो बन जाएगा 5वां। ठीक है, तो 3, 3, 6 और 3, 9, 9 और प्लस में 5 कितने हो गए, 9 और 5 हो जाएंगे 14। अभी तक 14 हो चुके हैं, और एक जब सब को जोड़ेंगे तो एक सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा इस तरह से। ठीक है, सबसे बड़ा, तो एक और बढ़ा देंगे तो टोटल कितने हो गए, 15, यानी कि कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी वो 15 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर हमारा है कि 10वीं कक्षा के डिवीज़न ए में, जो डिवीज़न ए है, ठीक है, डिवीज़न ए में 60 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 64 है। तो यहाँ पर जो है वो छात्र हैं, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर जो है वो औसत है। ठीक है, तो ये में ए डिवीज़न में छात्र की संख्या कितनी है, 60, और औसत जो है वो कितना है, 64। इन दोनों का अगर हम गुणा कर दें 60 और 64 का, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी, पहले आएगा 0, और यहाँ पे 6 चौक 24, और 2 बचेगा 36, और 2 कितना हो जाएगा, 38। 38 और 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 38 और 40 अंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3840 अंक हो जाएगा। अब डिवीज़न बी में, डिवीज़न बी है,
इसमें छात्रों की जो संख्या है वो 40 छात्र हैं। इनका जो औसत अंक है वो कितना है, 60 है। तो यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, तो 2400 अंक हो जाएगा किसमें, ये डिवीज़न बी में। अब डिवीज़न सी है, डिवीज़न सी के 60 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 60 छात्र हैं, और इनके अंकों का औसत कितना है, 58 है। तो 60 और 58 का जब हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 34 और 80, कितना आ जाएगा, 3480 अंक आ जाएगा। ठीक है भाई, 0 हो जाएगा, और 8 6 48 और 4 बचेगा, 6 25 30 और 4 34। अब कंडीशन ये है कि 10वीं कक्षा के तीनों डिवीज़न के छात्रों के अंकों का औसत क्या होगा। तो कुल छात्र जो हो गए तीनों डिवीज़न में मिला के 6 6 12 और 40 कितना हो गया, 160। कुल छात्र कितने हो गए, 160। अब टोटल अंक कितना है, पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो जब टोटल अंक आएगा तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 9000 कितना आएगा, 720 अंक हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 9720 अंक प्राप्त होगा। भाई 0 से 0 यहाँ पर 0 हो जाएगा, 8 और 4 12, 2 बचेगा, 2 हो गया, 1 बचा, 8 1 9 और 9 और 4 कितना हो जाएगा, 8 1 9 9 4 13 13 और 4 17 7, 1 बचेगा, 3 2 5 3 8 और 1 9, तो 9720 अंक हो जाएंगे। अब कह रहा है कि छात्रों के अंकों का औसत बताना है तीनों डिवीज़न में। तो तीनों डिवीज़न में कुल अंक कितने हैं, 9720, और तीनों डिवीज़न में कुल छात्र कितने हैं, 160। अब 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर ठीक है, और 972 गुणे भागे 16। अब इसको जब हम भाग देंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी तो कितना होगा, 16 छक्का 96, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, और दशमलव यहाँ पे 7 और 5 हो जाएगा, 60.75, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, 60.75। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि दिए गए परिच्छेद को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि किन विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष उस परिच्छेद से तार्किक रूप से मेल खाता है। तो कीटनाशक और कृमिनाशक अवशेषों का खतरनाक स्तर बाजार में बिकने वाले फलों और सब्जियों में मिलता है, जिससे लोगों में असंतोष का माहौल बनता है। किसान फसल की रक्षा करने के लिए बड़ी मात्रा में सस्ते रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करने के लिए मजबूर होते हैं। कीट कुछ समय बाद रसायनों से अपने को प्रतिरक्षित रोकथाम कर लेते हैं, और इसलिए किसानों को उन्हें नष्ट करने के लिए अधिक हानिकारक रसायनों का उपयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। हालांकि सरकार इस प्रकार के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए कुछ हानिकारक रसायनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। कुछ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि तोड़ने के लिए कुछ हानिकारक रसायनों के उपयोग में ले, ठीक है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब हमें बताना है कि कौन सा तार्किक रूप से मेल खाता है। तो इस तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को रोकने के लिए साथ साथ फसल की रक्षा करने के लिए किसानों को कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, कि कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। किसान रसायनों के प्रयोग पर अत्यधिक आश्रित हो गए हैं, जिससे लंबे समय से न केवल कीटों का विकास हुआ है बल्कि उन्होंने रसायनों के प्रति प्रतिरोध क्षमता भी विकसित कर ली है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तभी तो जो है किसान ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशकों का उपयोग करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ठीक है, फसल की रक्षा के लिए बड़ी मात्रा में रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करने के लिए मजबूर होते हैं। तो ये बिल्कुल सही हो सकता है। आगे देख लेते हैं कि सरकार सभी रासायनिक कृमिनाशकों और कीटनाशकों को और किसी भी प्रकार के उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। तो सभी प्रकार के नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ सभी लिखा हुआ है इसलिए ये नहीं होगा। किसान रासायनिक कीटनाशकों के प्रतिबंध के विरुद्ध प्रदर्शन करने की योजना बना रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी गलत है। ऑप्शन यहाँ पे बी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यानी कि बी नंबर सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है नेक्स्ट नंबर कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज शिक्षितों को दर्शाता है। जो त्रिभुज है ये शिक्षित को दर्शाता है, मतलब जितने भी ये त्रिभुज में हैं ये सारे लोग शिक्षित हैं। ठीक है, अब आगे है कि वर्ग जो है नौकरीशुदाओं को दर्शाता है। ये जो वर्ग है यहाँ पे ये नौकरीशुदा को दर्शा रहा है, और वृत्त जो है युवाओं को दर्शाता है। ये वृत्त जो है ये युवा को दर्शाता है। तो आकृति के भिन्न भागों में संख्या व्यक्तियों की संख्या का संकेत देती है। अब बताना हमें है कि कितने नौकरीशुदा हैं। युवा शिक्षित नहीं है, ध्यान रखिएगा, शिक्षित नहीं मतलब शिक्षा में वो नहीं आने चाहिए, और युवा भी हो और नौकरीशुदा भी हो। तो यहाँ पे एक ही कॉमन नंबर दिख रहा है जो 7 है, जो युवा भी है और नौकरीशुदा भी है, दोनों में मिक्स है। ठीक है, शिक्षित वाले वर्ग में नहीं होना चाहिए, तो 7 यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके आगे 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको मानना है कि कथन सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए तर्कों में से कौन सा या कौन से तर्क मजबूत हैं, यदि कोई हो।
क्या व्यवसाय पर उच्च स्तर का कर दर लगाई जानी चाहिए? तो तर्क दिया है कि नहीं, करों की उच्च दर निवेश को हतोत्साहित करती है और इससे नौकरियां और विकास कम हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही तर्क हमारा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अगर आप जो है कर लगा देंगे तो इससे निवेश में लोग हतोत्साहित हो जाते हैं और कोई बिजनेस करना नहीं चाहेगा और इससे नौकरियां और विकास जो है कम हो जाती है। दूसरा है कि हाँ, कुछ व्यवसायिक करों को बचाने के लिए चतुराई से लेखाकरण करते हैं, अतः करों की दर उच्च करना एक अच्छा उपयोग है। एक अच्छा प्रत्युपाय है, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे केवल तर्क फर्स्ट मजबूत होगा, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो केवल सी हो जाएगा, यानी कि यदि केवल निष्कर्ष क्या है, तर्क फर्स्ट मजबूत है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये हमारे 15 क्वेश्चन थे। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप प्लीज़ जो है कमेंट जरूर करके बताएं, अपने सुझाव में दें, ताकि हम अगली वीडियोज़ में इसको सुधार कर सकें और कोशिश करेंगे कि और भी इस तरह से कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिले और थोड़े से लेवल और भी हार्ड किया जाए। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे थे कि थोड़ा सा लेवल और सर हार्ड किया जाए, बट क्या है ना कि 15 क्वेश्चन आने हैं जूनियर असिस्टेंट के। सिलेबस जो प्रीवियस ईयर के था हमने उसी के आधार पे ही सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, कि ताकि उसी पैटर्न पर सेम बन रहा है। कुछ चीज़ें इम्प्रूव की जाएंगी, कोशिश किया जाएगा कि और भी चीज़ें हार्ड हों, लेवल हों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।